नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अधिगम के बारे में। कल इसका पहला पार्ट हमने देखा था, अधिगम का परिचय हमने कल देख लिया था। आज जो चर्चा रहेगी वो रहेगी अधिगम का अर्थ। हम देखेंगे कौन कौन से किस किस प्रकार की उसकी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से उसके प्रतिमान होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, ये क्लास आप सभी के लिए, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके लिए उपयोगी है। इनसे संबंधित आप अगर ग्रीन बोर्ड पर क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं और सारी पुरानी क्लासेज देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल हमने चर्चा की थी, परिचय हम कल पढ़ चुके थे इस चैप्टर का, और आज चर्चा करेंगे हम अधिगम के स्वरूप की। देखिए, अधिगम का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। अधिगम का स्वरूप हम यह पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार में अधिगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी देखा था कि जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम के माध्यम से बालक या व्यक्ति अपने आप को परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित करता है और सीखने का प्रयास करता है और आगे अपना विकास करता है। यह व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप होने वाले व्यापक परिवर्तनों की क्या है, श्रृंखला की द्योतक करता है। द्योतक से मतलब होता है पहचान। अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन में कहा गया है कि अधिगम को हम अनुभव के कारण, किसके कारण, एक तो अनुभव के कारण व्यवहार में, किसमें, व्यवहार में, व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत कैसा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर इस लाइन में अधिगम के अर्थ के बारे में बताया गया है कि अधिगम क्या है। अधिगम अनुभवों के कारण क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहार में परिवर्तन मित्रों वो कैसा करता है, स्थायी परिवर्तन करता है। परमानेंट जो चेंजेज हैं वो व्यवहार में वो किसके कारण होते हैं, अधिगम के कारण ही होते हैं। तो अधिगम का मूल अर्थ ही ये है कि अधिगम तब होगा जब हमारे निश्चित रूप से व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो जाएगा, स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ध्यातव्य है कि, अर्थात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहारों में कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी घटित होते हैं। दवाओं के उपयोग को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई दवाई ली और आपको उसके कारण नशा हो गया। नशा होने के कारण आपका व्यवहार अलग हो जाएगा। आपने दारू पी, आपने, या फिर आप बीमार हो गए, उसके कारण आपने दवाई ली, तो उसके कारण आपके जो व्यवहार में कुछ समय के लिए चेंजेज हो जाएगा। और थकान के कारण भी आप चिड़चिड़े हो जाते हो, अर्थात आपका व्यवहार कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अर्थात दवाई के कारण या थकान के कारण जो परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है मित्रों, अस्थायी होता है। और ध्यान रखें कि जो अधिगम होता है वो अधिगम हमेशा कैसा होगा, स्थायी होगा। अधिगम कैसा होगा मित्रों, स्थायी होगा। तो यहाँ पर बात किसकी आ गई, अस्थायी की। तो जब दवाओं के कारण, नशे के कारण, थकान के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या नहीं कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऐसे के ऐसे उदाहरण के रूप में। इनको अधिगम नहीं माना जा सकता। अर्थात जो अस्थायी परिवर्तन होंगे वो वो क्या नहीं होगा, वो अधिगम नहीं होगा। उन परिवर्तनों को ही अधिगम माना जाता है जो अभ्यास अनुभव के कारण होते हैं, जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। किसके कारण, एक तो अभ्यास के कारण और अनुभव के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। लेकिन उसमें मुख्य चीज़ क्या है, वो व्यवहार में परिवर्तन कैसा होना चाहिए मित्रों, स्थायी होना चाहिए। स्थायी जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा आपको किसके स्वरूप के बारे में बताया, अधिगम के स्वरूप, अर्थात अधिगम का अर्थ आपको व्यवहारिक रूप में बता दिया कि अधिगम का जो वास्तविक अर्थ क्या है वो ये है कि जब तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। अर्थात व्यवहार परिवर्तन ही, और कैसा व्यवहार परिवर्तन, अधिगम में के कारण जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम की कुछ विशेषताएं भी इस पार्ट में, इस चैप्टर में बताई गई है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। अधिगम की विशेषताएं देख लीजिए। अधिगम की प्रक्रिया की कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, वही देख लेते हैं। पहली विशेषता यह है कि अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। अर्थात हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। तो अधिगम जब भी होगा उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, अनुभव जरूर जुड़ा होगा। तो एक विशेषता यह है कि अधिगम के साथ में हमेशा क्या रहेगा, अनुभव हमेशा उसके साथ में रहेगा। हम एक घटना को बहुत बार निश्चित क्रम में
घटित होते हुए अनुभव करते हैं। हम जान जाते हैं कि अमुक घटना के तुरंत बाद दूसरी निश्चित, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अर्थात पहली कोई घटना हुई, उसके बाद में निश्चित रूप से क्या होगी, दूसरी कोई घटना होगी, दूसरी घटना होगी। उदाहरणार्थ, छात्रावास में सूर्यास्त के बाद घंटी बजने से छात्र समझ जाते हैं कि अब भोजनालय में रात का खाना तैयार हो गया है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कही है कि मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में है, छात्रावास में, तो सूर्यास्त के बाद जो घंटी बजेगी, वो घंटी किसका संकेत है कि अब भोजनालय में रात का जो आपका डिनर है वो तैयार हो चुका है। अर्थात ये संकेत कर दिया गया है, अर्थात पहली घटना के बाद में दूसरी घटना हुई है। ये आपको पता चल रहा है, किसके कारण पता चल रहा है मित्रों, ये आपको पता चल रहा है अनुभव के कारण। किसके कारण पता चलता है ये, अनुभव के कारण, कि आपने लगातार कुछ दिन से ऐसे ही देखा कि पहली जैसे ही सूर्यास्त होता है, जैसे ही क्या होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद में क्या बजेगी, घंटी बजेगी। ऐसा काफ़ी बार किया गया, तो आपके दिमाग में ये उसका अनुबंधन सेट हो चुका है कि इसके बाद में जैसे ही घंटी बजेगी हमें क्या मिलेगा, रात का खाना तैयार हो चुका है, हम खाने के लिए हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये क्या किसके माध्यम से पता चला, हमें अनुभव के माध्यम से पता चला। किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने के बाद बार बार प्राप्त संतुष्टि का अनुभव हमें उसको उसी प्रकार करने की आदत डाल देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें, शेयर करने का काम जरूर करें। देखिए कि अनुभव हमें उसको उसी प्रकार की आदत डाल देता है। आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, पावलोव का। पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था मित्रों, अनुबंधन का। पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था, किसका सिद्धांत दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को हम हालांकि आगे पढ़ेंगे और हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अनुबंधन में यही था कि बालक को किसी चीज़ की आदत कैसे डाली जाए या किसी बुरी आदत को कैसे छुड़ाया जाए। जैसे उस वहाँ पर एक कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई थी, और घंटी से उसने क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया, और घंटी जैसी बजती कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। ऐसे ही यहाँ सिस्टम, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि बालक को सूर्यास्त के बाद में तुरंत क्या बजाई जाती थी, घंटी बजाई जाती थी, जिससे वह संकेत कर लेता था, जिससे जान लेता था कि अब मुझे क्या खाना तैयार मेरे लिए हो चुका है, तो खाना खाने के लिए मुझे जाना है। ये उसका क्या हुआ था, अनुबंधन। क्या हुआ था मित्रों, अनुबंधन। ये किसके कारण हुआ है, ये हुआ है मित्रों किसके कारण, अनुभव के कारण। देखिए आदत डल चुकी है उसको कि घंटी बजेगी तभी अब मुझे भोजन मिलेगा। कभी कभी केवल एक बार किया गया अनुभव भी अधिगम के लिए पर्याप्त होता है। जैसे दिया सलाई जलाते समय अगर तीली रगड़ते ही किसी बच्चे की उंगली जल जाती है, तो ऐसे एक बार के अनुभव से वह भविष्य में दिया सलाई का उपयोग करते समय सावधान होना सीख लेता है। ये बात है, अनुभव हमें बार बार किसी क्रिया को करने से भी मिल सकता है, और एक बार अगर कोई हमने कार्य किया उससे हमें कुछ ज़्यादा ही हम उससे प्रभावित हो गए, तो वो भी हमारे किसका कार्य करेगा, अनुभव का कार्य करेगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ समझाया गया है कि अगर आपके दिया सलाई या माचिस जलाते समय आपकी उंगली जल जाती है, तो आप पुनः उस तरह के कार्य को नहीं करोगे। आगे देखें, अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, भाई स्थायी होते हैं। व्यवहार में, अभी मैंने आपको बताया, व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। बार बार इस बात को हम जिक्र कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है। इनको व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से अलग पहचानना चाहिए जो नए स्थायी होते हैं और नए ही सीखे गए होते हैं। उदाहरण के रूप में दिखाया गया है, जैसे थकान है, थकान के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। औषधि है, आदत है, आदि के कारण बहुधा व्यवहार में परिवर्तन तो होते हैं। मान लीजिए आप मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक कुछ समय से पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, या मोटर कार चलाना सीख रहे हैं, तो एक समय आता है जब आप थकान महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में आप पढ़ना या कार चलाना छोड़ देते हैं। ज़्यादा देर हम पढ़ लेते तो थक जाते हैं, या ज़्यादा गाड़ी चलाते तो थक जाते हैं। व्यवहार में यह अस्थायी परिवर्तन थकान के कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है मित्रों, थकान के कारण। कैसा परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अस्थायी परिवर्तन। जहाँ पर भी अस्थायी परिवर्तन होगा व्यवहार में मित्रों, वो क्या नहीं होगा, वो अधिगम नहीं माना जाएगा। कितने स्पष्ट रूप में कहा गया है। मैं आपको यहाँ आप एक कंसेप्ट समझने का प्रयास करें कि अधिगम वहाँ होगा जहाँ पर व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा मित्रों, स्थायी परिवर्तन होगा। जहाँ भी अस्थायी परिवर्तन की बात होगी वहाँ पर क्या नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। इस पाठ में, इस चैप्टर में बार बार आपको यही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया जा रहा है। आगे हम देख लेते हैं। आइए व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का एक दूसरा उदाहरण लिया जाए। विविध, देखो कितनी अच्छी बुक है, कितने अच्छे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में ऐसे कि ऐसे हूबहू उदाहरण आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये औषधि वाला, थकान वाला कितनी ही बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मान लीजिए आपके पड़ोस में विवाह हो रहा है, कोई शादी समारोह हो रहा है, इसे देर रात तक काफ़ी शोर हो रहा होता है। प्रारंभ में शोरगुल से आपके कार्य में व्यवधान पड़ता है, आप परेशानी अनुभव करते हैं।
जब शोरगुल होता रहता है तो आप कुछ उन्मुखीकरण के प्रतिवर्त करते हैं, अर्थात उससे दूर जाने के कार्य करते हैं। ये प्रतिवर्त धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं और अंत में इन्हें पहचानना संभव नहीं रह जाता। यह भी एक प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप उस माहौल में ढल जाते हैं कि थोड़ी जैसे वो साउंड आया, मान लीजिए कोई शादी है, वहाँ कोई साउंड चल रहा है, तो उससे स्टार्टिंग में तो आप क्या होगे, आपका जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपका मन नहीं लगेगा, आप डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन धीरे 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 उसमें क्या हो जाएगा, आपका अनुकूलन हो जाएगा। यह परिवर्तन उद्दीपक के लगातार उद्वासन के कारण होता है, अर्थात जो उद्दीपन हमें लगातार मिलता रहता है उसके क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। इसे आदत बन जाना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आदत बन जाना कहते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो जो गाड़ी की जो ध्वनि होती है, उसका जो हॉर्न होता है, उसको सुनते ही आप सोचते होंगे कि यार यहाँ पर जो आसपास में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते होंगे। तो मित्रों, वो कैसे रहते हैं, क्योंकि उनकी क्या बन चुकी है आदत, वो प्रतिदिन इसी तरह के हर समय इस तरह की आवाज़ को, इस तरह की ध्वनि को सुनते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यह परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं है। आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की दैहिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती है। अर्थात हम शराब पी लेते हैं तो हम पैर कहाँ रखना चाहते हैं और जाता कहाँ है, चलना कहीं और चाहते हैं और नाली में गिर जाते हैं। तो ये कैसी क्रियाएं हैं, दैहिक क्रियाएं हैं। ये किससे प्रभावित होती है, मादक द्रव्यों से प्रभावित होती है, अर्थात शराब, नशे की कोई भी सामग्री उससे प्रभावित होती है, जिनसे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जैसे ही शराब का नशा उतरा, हमारा व्यवहार परिवर्तन चेंज हो जाएगा। अर्थात शराब के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या नहीं होता, अधिगम नहीं होता। और मादक द्रव्यों का प्रभाव समाप्त होने पर परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है। कितनी बार ये उदाहरण आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मादक द्रव्यों के कारण, शराब के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या अधिगम होता है या नहीं होता। तो मित्रों, वो अधिगम नहीं होता, क्योंकि वो क्षणिक ही उसका नशा रहता है, तब तक ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। बाकी हमारा पहले जैसे, तो बस जैसे ही उसका नशा उतरता है वो हो जाता है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। यदि हम एक विशिष्ट अधिगम प्रयोग का वर्णन करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि मनोवैज्ञानिकों की रुचि इस बात को समझने में है कि शब्दों की एक सूची कैसे, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम, कैसे सीखी जाती है, कैसे सीखी जाती है, तो वे निम्नलिखित अनुक्रमों का पालन करेंगे। देखो, कोई क्रम बताया गया है यहाँ पर कि पूर्व परीक्षण करना, अर्थात पहले कार्य परीक्षण करना कि कोई व्यक्ति अधिगम के पहले कितना जानता है, अर्थात अधिगम कराने से पहले उसका परीक्षण कर लेंगे। निर्धारित समय में स्मरण करने के लिए शब्दों की एक सूची प्रस्तुत करना है कि इस समय में ये इतने शब्दों को याद कर सकता है। इस समय के दौरान नूतन यानी नवीन या नई नूतन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा शब्दों की सूची का प्रक्रमण करना है, शब्दों की सूची को बनाना है। प्रकरण के पूर्ण होने के उपरांत नूतन ज्ञान अर्जित होना, अर्थात जो क्या होगा, अधिगम होगा। तथा कुछ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत व्यक्ति के द्वारा प्रक्रमित सूचना का पुनः स्मरण करना, अर्थात जो उसने सूचना पहले ली है उसको पुनः स्मरण करना कि उसे वो चीज़ याद है या नहीं है। एक व्यक्ति पूर्व परीक्षण के समय जितने शब्द जानता था उसकी अपेक्षा जब जितने जानता है, अब जितने जानता है, दोनों में तुलना करके कोई अनुमान लगा सकता है कि अधिगम हुआ है। कहने का मतलब यह है, मैं आपको सार रूप में बता दूं कि बालक को हम अधिगम कराना चाहते हैं तो उसकी पूर्व नॉलेज को हम चेक कर लेते हैं। पूर्व नॉलेज के आधार पर एक क्रम निर्धारित करते हैं, शब्दों का एक क्रम बनाते हैं और फिर बालक को सिखाया जाता है। बालक को सिखाए जाने के बाद में हम उसे थोड़ा समय दे देते हैं और उसको बाद में कहते हैं कि मैंने जो आपको बताया उसे आप बताइए। तो पुनः स्मरण वो करता है। पुनः स्मरण में अगर वह पूर्व ज्ञान की अपेक्षा ज़्यादा शब्दों को याद कर लेता है, ज़्यादा विषय वस्तु को याद कर लेता है, तो हम समझ लेते हैं उसने क्या कर लिया है, अधिगम कर लिया है। ये इस पैराग्राफ का उद्देश्य था बताने का। इस प्रकार अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई, अनुमानित प्रक्रिया, अनुमान लगाया जा सकता है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन यानी कोई कार्य करना, परफॉर्मेंस किसी व्यक्ति की। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया क्रिया है। निष्पादन व्यक्ति का क्या है, प्रेक्षित व्यवहार। प्रेक्षित मतलब देखने योग्य व्यवहार है। निष्पादन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो वो क्या करता है, उस कार्य का निष्पादन करता है। और वो निष्पादन जो कार्य होता है वो कैसा होता है, प्रेक्षित होता है, अर्थात हम उसे देख सकते हैं। आइए हम अनुमान पद को समझने की चेष्टा करें। मान लीजिए कि आपके अध्यापक आपको एक कविता को याद करने के लिए कहते हैं। आप उस कविता को कई बार पढ़ते हैं, तब आप कहते हैं कि आपने वह कविता सीख ली है। आपसे कविता का पाठ करने के लिए कहा जाता है और आप कविता को सुना देते हैं। आपके द्वारा कविता का पाठ करना ही आपका क्या है, निष्पादन है। अर्थात आपने पहले उसको याद किया फिर उसको सुना दिया। जो सुना रहे हैं वो सभी लोग देख रहे हैं, इसलिए क्या होता है, जो निष्पादन होता है वो कैसा होता है, प्रेक्षित होता है, अवलोकनीय होता है। आपके
निष्पादन के आधार पर अध्यापक ये अनुमान लगाते हैं कि आपने कविता सीख ली है, अर्थात आपने क्या कर लिया है, अधिगम कर लिया है। किसके आधार पर मित्रों? वो आपके निष्पादन के आधार पर ही शिक्षक ने अनुमान लगाया कि आपने क्या कर लिया है, सीख लिया है, अधिगम कर लिया है। ये थोड़ा सा आपको अधिगम के बारे में इतना अच्छी तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अर्थ बताने का प्रयास किया गया। आगे हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं। हाँ चलिए, अधिगम के प्रतिमान कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा मैं आपसे थोड़ा सा कर लेता हूँ। देखिए, अधिगम के प्रतिमान अर्थात मॉडल। देखिए, अधिगम कई विधियों से होता है, अर्थात कौन कौन सी विधियाँ हैं? इनमें से कुछ विधियों का उपयोग साधारण प्रकार की अनुक्रियाओं के अर्जन में होता है, जबकि कुछ का उपयोग जटिल अनुक्रियाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। अर्थात जो अधिगम है वो विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, विभिन्न शैलियों के माध्यम से किया जाता है। आप इस खंड में इन सभी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ इस पाठ में आने वाली है, अगर आपने अभी तक भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको इतना अच्छा मैटर आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक से आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ये सोचिए। और ये जितने भी अभी देखो सारे नाम आ रहे हैं, जैसे अधिगम की सरलतम विधि, अनुबंधन, इन सारे सिद्धांतों का हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस किताब के माध्यम से। जैसे अनुबंधन अर्थात कंडीशनिंग कहा जाता है, इसके दो प्रमुख कारक हैं पाए गए हैं, प्राचीन अनुबंधन, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा एक एक उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से कि प्राचीन अनुबंधन क्या है, कैसे अनुबंधन का प्रयोग हुआ, इसका नाम क्यों अनुबंधन रखा है, इसके और क्या नाम हो सकते हैं, किसने ये प्रयोग किया, बालकों के लिए किस लिए उपयोगी है, शिक्षण कार्य में किस लिए उपयोगी है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। जिस तरह के अप्लाइड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उन सारी प्रश्नों की भी चर्चा इन सिद्धांतों के माध्यम से हम करेंगे। अभी इसमें केवल आपको नाम दिए गए हैं, आगे जब नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इसका पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तथा दूसरा, क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन। यहाँ सिद्धांतों का नाम दिए तो अनुबंधन का सिद्धांत दे दिए, क्रिया प्रसूत जो स्किनर का दे दिया, और जिसे ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, बातचीत अधिगम, वर्बल लर्निंग, संप्रत्य अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग एवं कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग भी होते हैं। अर्थात ये बताए गए हैं किसके अंतर्गत, प्रतिमान के अंतर्गत। अब यहाँ पर तो केवल और केवल इसके क्या बताए गए हैं, नाम। आगे जैसे हम बढ़ेंगे सारे प्रतिमान जो आपको सारे सिद्धांत उनको एक एक विशेष थ्योरी रूप में पढ़ेंगे, और ये इतने महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से 100% आते हैं। तो जो विद्यार्थी आपको लग रहा है कि क्लास हमारी अच्छी चलती है, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप नीचे कमेंट्स भी हमें कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आप इसमें क्या और करना चाहते हैं, क्या आप इसमें और देखना चाहते हैं, किस तरह की विषय वस्तु आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो सजेशन भी आप हमारे कमेंट्स माध्यम से दे सकते हैं। तो मित्रों, ये क्लास आपके लिए रेगुलर है, रेगुलर आप देखिए, पुरानी वीडियोज़ देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा। मनोविज्ञान आपके लिए बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगी। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मैंने ग्रीड मोड पर सारे टॉपिक्स पहले क्लियर कर चुका हूं, अब मैं एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको ये सारे कार्य करा रहा हूं। तो कल हम चर्चा करेंगे, कल का विषय वस्तु बता दूं, प्राचीन जो अनुबंधन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक, उसके बाद क्रिया प्रस्तुत करेंगे, प्रेक्षणात्मक देखेंगे, संज्ञानात्मक देखेंगे, ये सारे एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कल भी आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप सभी मित्र हमारे साथ जुड़ें, और जिसने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, अपने मित्रों को पहुँचाएं। विभिन्न जो आपके ग्रुप्स हैं एजुकेशनल, उसमें क्लास को शेयर करें। एनसीईआरटी बुक जो बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है, जहाँ से आपके पेपर का निर्माण होता है, वो आपके लिए चल रही है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।